प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र के प्रारूप को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि इस वर्ष आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः आपके इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्कृतानुराग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करता है संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र। अतः मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है आदर्श प्रश्न पत्र। आदर्श प्रश्न पत्र का सबसे पहला खंड यहां अनुप्रयुक्त व्याकरण खंड से प्रारंभ होता है। अनुप्रयुक्त व्याकरण खंड में यह पहला प्रश्न संधि प्रकरणम से है। देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि छेद पदम व चिनुत। नीचे लिखे गए रेखांकित पद के संधि पद या संधि विच्छेद पद के लिए जो सही उत्तर होगा उसे आपको विकल्पों में से चुनना है। अचिराद एव चंडवातेन मेघ रवेश्च सह प्रवर्षः समजायत। यहां आपको अपना ध्यान रेखांकित पद पर केंद्रित करना है। और रेखांकित पद क्या है? अचिरादेव। तो अचिरादेव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा दूसरा विकल्प, ख नंबर, अचिरात जोड़ एव, व्यंजन संधि के नियमानुसार। बाकी जो विकल्प हैं वो गलत हैं। दूसरा प्रश्न है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थः जोड़ महान रिपुः। तो शरीरस्थः जोड़ महान का संधि पद क्या होगा? यहां पूछ रहा है संधि पद, दोनों को जोड़ के क्या होगा? तो इसका हो जाएगा शरीरस्थो महान, पहला विकल्प क नंबर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो कश्चित बहुत आसान प्रश्न है। कश्चित का संधि विच्छेद होता है कह जोड़ चित, विसर्ग संधि के नियमानुसार। बाकी जो दो विकल्प दिया गया है, एक में है कश जोड़ चित और दूसरा है क जोड़ चित, ये दोनों गलत है। चौथा प्रश्न किंचित कालम नय माम अस्मात् नगराद बहुदूरम। तो अस्मात् जोड़ नगराद का संधि पद, दोनों को जोड़ के संधि पद क्या होगा? तो इसका संधि पद हो जाएगा अस्मान नगरात। और यह अस्मान नगरात है किस विकल्प में? आपको ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि कई विकल्प जो होते हैं एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। तो यह है दूसरा विकल्प ख नंबर, अस्मान नगरात। पांचवा प्रश्न अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र। तो योजकः जोड़ तत्र, योजकः जोड़ तत्र का संधि पद हो जाएगा योजक स्तत्र। और योजक स्तत्र, देखिए दो विकल्प में लिखा है योजक स्तत्र, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, इसलिए यहां सही होगा पहला विकल्प। वैसे मैं आपको पांचों प्रश्नों को समझाया, लेकिन आपको यहां केवल 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आप देख रहे हैं निर्देश में ब्रैकेट में लिखा हुआ है केवलम प्रश्न
चतुष्टयम। आपको इनमें से जिन 4 प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से पता है, आप उन्हीं प्रश्नों का उत्तर करेंगे। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न समास से संबंधित है। देखिए निर्देश क्या लिखा है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उसका समास विग्रह दिए गए विकल्पों में से आपको चुनकर लिखना है। और यहां भी देखिए ब्रैकेट में निर्देश दिया है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल आपको 4 प्रश्नों का उत्तर करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तो आप अपना ध्यान केंद्रित करें वृक्षोपरि। वृक्षोपरि का आपको देखना है कि इसका समास विग्रह क्या होगा। इसका समास विग्रह होता है वृक्षस्य उपरि। तो वृक्षस्य उपरि किसमें है? ये दूसरा विकल्प में है, ख नंबर में। पहला में है वृक्ष उपरि और गौ में है वृक्षे उपरि। सही होगा वृक्षस्य उपरि, ख नंबर दूसरा विकल्प। दूसरा प्रश्न है प्रकृति माता सस्नेहम भोः भोः प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे संतति। तो आपको अपना ध्यान सिर्फ रेखांकित पद पर केंद्रित करना है। सस्नेहम, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्नेह के साथ, प्यार के साथ। तो इसका हो जाएगा विग्रह स्नेहेन सहितम। जैसा हिंदी में मैंने समझाया, स्नेह के साथ। देखिए पहला दिया स्नेहस्य सहितम, यहां षष्ठी विभक्ति लगा दिया जो गलत है। और तीसरा विकल्प गौ नंबर में दिया स्नेहस्य अभाव, यहां स्नेह का अभाव ही दिखा दिया, यह भी गलत है। तो सही विकल्प होगा दूसरा विकल्प ख नंबर स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ। तीसरा प्रश्न सर्वेषां मेव मत कृते महत्वम विद्यते। और फिर दिया रेखांकित पद समयम अनतिक्रम्य। तो समयम अनतिक्रम्य के लिए समस्त पद यहां पूछ रहा है, यहां विग्रह किया हुआ है। यहां आपको पूछ रहा है कि समस्त पद क्या होगा। यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है और अव्ययी भाव समास में आपने पढ़ा होगा यथा समयम। यथा समयम का जब आप विग्रह करते हैं तो होता है समयम अनतिक्रम्य। तो हो जाएगा यथा समयम पहला विकल्प क नंबर। दूसरा और तीसरा विकल्प देखिए, दूसरा दिया है यथा समय और तीसरा तो एकदम गलत है, उपसमयम लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न वाक्पटुः रेखांकित पद है, केनापि प्रकारेण परे न परिभूयते। तो वाक्पटु, वाक्पटु कहते हैं जो बोलने में निपुण हो, जो वाणी जिसकी निपुण हो। तो इसमें हो जाएगा वाची पटु, जो बोलने में पटु है, वाची। यहां हो जाएगा तीसरा विकल्प गौ नंबर वाची पटु। पांचवा प्रश्न है हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः। इसका भी आपको समस्त पद लिखना है। तो इसमें समस्त पद हो जाएगा हय नागाः, यहां भी हो जाएगा पहला विकल्प क नंबर। द्वंद्व समास का है ये उदाहरण। जैसे होता है रामः च लक्ष्मणः च, तो वैसे ही है हयाः च नागाः च, तो हो जाएगा हय नागाः। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ हया नागो है और हया नागाश्च है, पहला विकल्प सही होगा। अब तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न प्रत्यय पर आधारित है। इसमें भी आपको सिर्फ 4 प्रश्न करना है। यहाँ कह रहा है निर्देश में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। कि नीचे दिए गए प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके
विकल्प में जो सही है उसे आप चुनें। पहला प्रश्न है विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। तो यहां है चक्षुष्मन्तः, इसमें आपको देखना है कौन सा प्रत्यय होगा। तो सबसे पहले आप ये जाने कि चक्षुष्मन्तः जो है वो बहुवचन में रूप है। इसका एक वचन में होता है चक्षुष्मान और मतुप प्रत्यय में मान बचता है। वैसे यहां तीनों विकल्प में मतुप ही दिया है, तो यहां हो जाएगा चक्षुष जोड़ मतुप। अब चक्षुष में देखिए एक में दंती सौ लगाया और एक में लगाया मूर्धन्य सौ। इसमें मूर्धन्य सौ वाला सही होता है दूसरा विकल्प। चक्षुष जोड़ मतुप चक्षुष्मान हो गया और उसका बहुवचन में हो गया चक्षुष्मन्तः। दूसरा प्रश्न विचित्रा दैव गति। तो विचित्रा में टाप प्रत्यय लगता है। विचित्र प्लस टाप, टाप के अंत में आ बचता है, पहला विकल्प हो जाएगा विचित्र प्लस टाप। इसके अथवा में देखिए दिया, जम्बुक बोल रहा है स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता। तो धूर्ता जो शब्द है इसमें भी टाप प्रत्यय लगा है, धूर्त जोड़ टाप। तो आप जो भी बनाएंगे, दूसरे में आपका एक विकल्प दे दिया अथवा में, तो जो आप दोनों में बनाएं। तीसरा प्रश्न दिया कि तस्य भार्या बुद्धि जोड़ मतुप। तो बुद्धि जोड़ मतुप और फिर पूरा वाक्य है पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चालिता। तो आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है बुद्धि जोड़ मतुप। बुद्धि जोड़ मतुप होता है बुद्धिमान, लेकिन यहां देखिए भार्या, भार्या मतलब होती है पत्नी, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया और स्त्रीलिंग में बुद्धिमान का स्त्रीलिंग हो जाएगा बुद्धिमती। तो यहां बुद्धिमान यदि आप कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको करना चाहिए दूसरा विकल्प ख नंबर बुद्धिमती। चौथा प्रश्न सर्वेषाम एव मत्कृते महत् जोड़ त्व विद्यते। इसमें हो जाएगा महत्वम, बहुत आसान है महत्वम। अब महत्वम में देखिए बच्चों कितना क्लोज ऑप्शन है। आप ऑप्शन ख को देखें और गौ को देखें, ये दोनों विकल्प पर आप ध्यान केंद्रित करें। क में तो कर दिया महत्ता, वो तो खैर नहीं होगा, लेकिन ख और गौ को देखें कि महत्वम एक में जो है ख नंबर में वहां तो हाफ है और इसमें देखें तो मिला हुआ है, तो होगा आपका सही उत्तर तीसरा विकल्प महत्वम गौ नंबर वाला। चौथा प्रश्न जो है यह वाच्य परिवर्तन पर है। इसमें देखिए पहला प्रश्न आदित्य अभिनव किम, खाली जगह दिया क्रीडितुम गच्छसि। ये तो बहुत आसान है क्योंकि गच्छसि लगाया, यह मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है और मध्यम पुरुष में कर्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वह है त्वम। तो इसलिए आप इसको तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, दूसरा विकल्प ख नंबर त्वम। जैसे आप लिखते हैं त्वम पठसि त्वम लिखसि, वैसे ही हो गया यहाँ त्वम गच्छसि। दूसरा प्रश्न अभिनवः नौ मया तु स्वपाठः, यहाँ हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते पहला विकल्प। तीसरा प्रश्न आदित्य बोल रहा है शोभनम त्वम, खाली जगह है अपि लिखसि किम, तो यहां हो जाएगा निबंधम। त्वम निबंधम अपि लिखसि किम, तुम निबंध भी लिखते हो क्या, तो निबंधम हो जाएगा। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और यह वाक्य कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, आपको पता ही होगा। चौथा प्रश्न अभिनव, अभिनव नौ, अब यहां हो जाएगा 4 नंबर में मया तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते। हाँ, क्योंकि यह जो वाक्य है यह कर्मवाच्य में है और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहां हो जाएगा मया।
यहाँ त्वया नहीं होगा, सेंटेंस सही नहीं हो रहा है। यदि त्वया को लगाते हैं तो हो जाएगा मया, तीसरा विकल्प गौ नंबर। पांचवा प्रश्न, यह तो सबसे आसान है, यह समय लेखनम पर है। समय यहाँ लिखा हुआ है, उसके आधार पर आपको लिखना है और विकल्प में भी दिया हुआ है। बड़ी मजे की बात है, तो ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पहला प्रश्न, अहम सायं 5:30 दिया गया है, वादने, तो 5:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द होता है सार्ध पंचवादने। अब आप देखिए सार्ध पंचवादने कहाँ लिखा हुआ है, वह पहला विकल्प में है, तो पहला विकल्प हो जाएगा सार्ध पंचवादने। दूसरे प्रश्न में है केशव प्रातः 6 बजे का दिखाया है और वादने जागरती, कि केशव सुबह 6 बजे जागता है, तो 6 बजे का होता है षड़वादने या सटवादने, तो यहाँ शट नहीं है, यहाँ षड़वादने दिया हुआ है। तीसरा विकल्प है गौ नंबर, तो आप कर देंगे षड़वादने। तीसरा प्रश्न है कपिलः प्रातः 7:30 दिखाया है, वादने विद्यालयम गच्छति, कि कपिल सुबह 7:30 बजे विद्यालय जाता है, तो 7:30 या 7:30 का होता है। देखिए यहाँ क्या दिया है, सार्ध सप्तवादने, पहला विकल्प। हाँ, उसके बाद दूसरा दिया सपाद सप्तवादने, तो सपाद सप्तवादने 7:15 रहता तो होता, और यहाँ है पादोन सप्तवादने, तो 6:45 रहता तब होता ये, इसलिए सही हो जाएगा सार्ध सप्तवादने। चौथा प्रश्न, सायं 4:30 वादने निनादः अतिरिक्त कक्षाये गच्छति, तो 4:30 के लिए होता है सार्ध चतुर्वादने, तो यहां देखिए सार्ध चतुर्वादने दिया हुआ है दूसरे विकल्प में, तो ख नंबर हो जाएगा सार्ध चतुर्वादने। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न है प्रणवः रात्रो 8:45 दिखाया है, वादने दूरदर्शनम पश्यति, प्रणव रात को 8:45 में दूरदर्शन देखता है, तो 8:45 को कहते हैं पादोन नववादने, जो कि तीसरा विकल्प में दिया हुआ है, तो तीसरा विकल्प आप गौ नंबर को कर देंगे। छठा प्रश्न कह रहा है वाक्यानुगुणम उचिता अव्यय पदम चिनुत, आपको वाक्य को ध्यान में रखते हुए उचित अव्यय चुनना है। पूरे सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है ताकि सेंटेंस का मीनिंग, पूरे वाक्य का अर्थ सही हो जाए, और सही अव्यय को आपको चुनकर भरना है। तो सबसे पहले देखिए है यहाँ, पहले आप विकल्प को ही देख लें, स्वः ह्यः इदानीम। स्वः मतलब होता है आने वाला कल, ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल, और इदानीम मतलब इस समय या अभी, तो हो जाएगा यहाँ छात्राः पादपान सिंचन्ति, तो यहाँ हो जाएगा इदानीम, कि इस समय छात्र लोग पौधों को सींचते हैं। दूसरा है दुर्वहम जीवितम जातम, यह जो वाक्य है यह आपके पाठ से ही लिया गया है, और यहाँ हो जाएगा दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। तीसरा प्रश्न है निर्जन स्थाने रोदनम, निर्जन स्थाने मतलब सुनसान स्थान में रोना, खाली जगह भवती। अब यहाँ आपको देखना है स्वः वृथा एव, तो यहाँ होना चाहिए वृथा, वृथा ही होगा, कि निर्जन स्थान में रोना बेकार होता है, इसका अर्थ यही हुआ पूरे वाक्य का। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि गणितस्य परीक्षा अभवत, यह वाक्य जो है यह भूतकाल में है, पास्ट टेंस में, कि गणित की परीक्षा हुई, तो आप तो समझ गए होंगे इसका उत्तर क्या होना चाहिए, होगा यह, क्योंकि यह जो होता है वह बीते हुए कल को बताता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे। तो कल मतलब जो कल बीत गया, कल गणित की परीक्षा हुई, तो हो जाएगा यहाँ सही उत्तर तीसरा विकल्प गौ नंबर यह।
सातवां प्रश्न में कह रहा है कि रेखांकित पद अशुद्ध है और उसको आपको शुद्ध करना है। कहां से शुद्ध कीजिएगा? तो विकल्प में से लेकर। तो देखते हैं, भवान फलम खाद, कहना चाह रहा है कि आप फल खाओ, तो खाद नहीं होगा, यहां होगा खादतु, क्योंकि भवान जो होता है वह प्रथम पुरुष में आता है और लोट लकार में प्रथम पुरुष में होता है खादतु, तो होगा भवान फलम खादतु। दूसरा प्रश्न है, वृक्षानि हरिताः सन्ति। वृक्षानि तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि वृक्ष पुल्लिंग है। तो जब वृक्ष पुल्लिंग है तो क्या होगा? वृक्षाः। नपुंसक लिंग में होता है ऐसे, जैसे फलम फले फलानी, तो होगा वृक्षाः हरिताः सन्ति। तीसरा प्रश्न है, सह ग्रामम गच्छन्ति। देखिए, स है एक वचन में और यहां क्रिया लगा दिया गच्छन्ति, जो कि गलत है। यहां लगेगा एक वचन और एक वचन में हो जाएगा गच्छति। तो गच्छति कौन से विकल्प में है? तीसरे विकल्प में है, गौ नंबर में, इसलिए हो जाएगा गच्छति। चौथा प्रश्न, आनंद ह्यः नो आगमिष्यति। देखिए यहां क्या गलती है, ह्यः हो गया भूतकालिक अव्यय और यहां जो क्रिया लगाया यह भविष्यत काल का लगा दिया, आगमिष्यति। जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पढ़ेगा, तो आगमिष्यति हो गया आएगा, और इधर लगा दिया भूतकालिक अव्यय, जो कि गलत है। तो आगमिष्यति नहीं होगा, यहां हो जाएगा आगच्छत, आनंद कल नहीं आया। संपूर्ण वाक्य का अर्थ यही हो गया। तो आगच्छत कौन विकल्प में है? पहला विकल्प में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर, आगच्छत। अब पठित अवबोधन, आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण को भी देखिए कितना आसान बना दिया। वैसे तो पहले प्रश्न निर्माण पूरे वाक्य में करना पड़ता था, यहां वाक्य दिया हुआ है और आपको क्या करना है, जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर क्या प्रश्नवाचक शब्द होगा उसका आपको चयन करना है। तो महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तियः धावन्ति। महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो महानगरेषु जो है, इसमें आपको देखना है कि इसके स्थान पर कौन सा शब्द हम लगाएं। तो महानगरों में आप जब हिंदी के हिसाब से सोचेंगे तो आप प्रश्न बना सकते हैं कि कहां गाड़ियों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो कहां के लिए होता है कुत्र, यहां हो जाएगा दूसरा विकल्प, ख नंबर, कुत्र। उसके बाद देखिए, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से अपने पुत्रों को मारा या उस पर प्रहार किया। तो चपेटया में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, जैसे होता है लतया तृतीया एक वचन में, वैसे ही देखिए यहां है चपेटया। तो चपेटया के लिए जब आप किम शब्द रूप का तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में कीजिएगा तो हो जाएगा कया, इसलिए तीसरा विकल्प गौ नंबर होगा कया। तीसरा प्रश्न है, मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना अस्ति। मयूर का नृत्य, मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। षष्ठी एक वचन का यहां प्रयोग किया गया है, प्रकृतेः। इसके लिए आपको प्रश्नवाचक शब्द चुनना है। तो प्रश्नवाचक शब्द यहां हो जाएगा कस्याः। कस्याः हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग में होता है षष्ठी एक वचन में कस्य और स्त्रीलिंग में होता है कस्याः। तो प्रकृति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए होगा यहां कस्याः। आगे बढ़ते हैं, सुराधिपः ताम अपृच्छत। तो सुराधिपः, सुराधिपः में अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है, प्रथमा विभक्ति है, यहां प्रथमा एक वचन, यहां हो जाएगा कह। किम शब्द रूप का प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग में होता है कह। उसके बाद पांचवा प्रश्न, करुणा परो गृही तस्मे आश्रयम प्रायच्छत।
तस्मै जो है ये चतुर्थी एक वचन में होता है, तस्मै। उसके लिए जब आप किम शब्द रूप में चतुर्थी एक वचन में पुल्लिंग में जाएंगे तो होगा कस्मय। पहला विकल्प कौन नंबर हो जाएगा, कस्मय। उसके बाद छठा प्रश्न, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। तो विद्वांसः, विद्वांसः होता है प्रथमा बहुवचन में। अब किम शब्द रूप के प्रथमा बहुवचन में होता है कह, कौ, के। दूसरा विकल्प हो जाएगा के। नवां प्रश्न, नवां प्रश्न में कह रहा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। यहां एक वाक्य दिया है, वाक्य में एक रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद का जो अर्थ है इस वाक्य में उसी का समानार्थक पद आपको चुनना है इन दिए गए विकल्पों में से। तो नवमालिका रसालम मिलिता, तो रसालम रेखांकित है, रसाल कहते हैं बच्चों आम को, तो यहां देखिए दूसरा विकल्प में है आम्रम, इसलिए उत्तर हो जाएगा आम्रम। दूसरा प्रश्न, राजपुत्रस्य भार्या पुत्र द्वयोपेता, जो भी है वाक्य आपको यहां भार्या को देखना है, तो भार्या मतलब होता है पत्नी, इसलिए हो जाएगा तीसरा विकल्प गौ नंबर पत्नी। अब तीसरा प्रश्न, कृषकः जवेन गंतुम अशक्तः आसीत। अब जवेन को रेखांकित किया है, तो जवेन मतलब होता है तेजी से, तीव्र गति से, तो देखिए यहां पहला विकल्प में है तीव्र गत्या, तो हो जाएगा पहला विकल्प कौन नंबर, तीव्र गत्या। चौथा प्रश्न, करी चौ सिंहस्य बलम जानाति। करी को रेखांकित किया है और करी का अर्थ होता है हाथी। विकल्प देखिए करह, सिंह, गजह, गजह का भी अर्थ होता है हाथी, इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर गजह। पांचवा प्रश्न, माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। सत्वरम का अर्थ होता है जल्दी या शीघ्र। अब यहां विकल्प दिया है मंदम, शीघ्रम, सनेह। मंदम मतलब धीरे, शीघ्रम मतलब जल्दी, सनेह मतलब भी धीरे, तो यहां होगा शीघ्रम। 10वां प्रश्न, इसमें कह रहा है भाषिक कार्य संबद्धानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत, कि यहां जो दिया, जैसा जिसमें निर्देश दिया है उसके हिसाब से आपको उत्तर विकल्प में से चुनना है। तो दुर्दांते दसर ने रमुना स्यानेव जनग्रसनम। अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? बच्चों, विशेषण और विशेष्य प्रायः हर बार पूछा जाता है। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। जैसे यदि कहा जाए कि काली गाय चरती है, तो काली हो गया विशेषण, क्योंकि गाय की विशेषता को बता रहा है, और गाय हो गया विशेष्य। तो यहां पूछ रहा है विशेष्य पद, तो यहां विशेष्य पद हो जाएगा दशनेह, दूसरा विकल्प ख नंबर। दूसरा प्रश्न, मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श अत्र वने इत्यर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। ये जो दिया पंक्ति, तो मार्गे गहन कानने, तो पूछ रहा है कि वने इत्यर्थे, वने इस अर्थ में यहां कौन सा पद प्रयुक्त हुआ? उसके लिए प्रयुक्त हुआ कानने, तीसरा विकल्प गौ नंबर। कानन का भी अर्थ होता है वन या जंगल। तीसरा प्रश्न, सह ऋषभः हलमूर्ध्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात अत्र क्रियापदम किम। यहां क्रिया पूछ रहा है, क्रिया क्या है, भर्ब क्या है? तो भर्ब होगा पपात। पपात का अर्थ होता है गिर पड़ा, और यही यहां क्रिया है, तो पहला विकल्प हो जाएगा क नंबर पपात। उसके बाद चौथा
प्रश्न, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सौ तस्यापगमे प्रसीदति। अस्मिन् वाक्ये प्रकुप्यति इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। यह जो वाक्य दिया पूछ रहा है कि प्रकुप्यति, प्रकुप्यति का अर्थ होता है क्रोधित होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रकुप्यति का विलोम पद या विपर्यय पद क्या प्रयुक्त हुआ है विकल्प में। तो प्रकुप्यति का अर्थ हो गया क्रोधित होता है, तो क्रोधित होता है का विलोम पद क्या होगा, प्रसन्न होता है। तो देखिए यहां दूसरा विकल्प ख नंबर है प्रसीदति। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, क्रुद्ध सिंह वानरम प्रहर्तुम इच्छति। क्रुद्ध सिंह बंदर को मारने की इच्छा रखता है या मारना चाहता है। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम प्रयुक्तम, किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, क्या विशेषण है, यहां कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। तो कैसा सिंह, क्रोधित सिंह। मैं अभी बताया था जैसे काली गाय, तो काला या काली हो गया विशेषण, वैसे ही क्रोधित सिंह या क्रुद्ध सिंह। तो कैसा सिंह, क्रुद्ध सिंह, क्रुद्ध हो गया विशेषण, पहला विकल्प हो जाएगा क्रुद्ध। अगला प्रश्न, आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम। आदेश को प्राप्त कर दोनों चल पड़े। अत्र कर्तृपदम किम। यहां पूछ रहा है कर्ता पद क्या है, कर्तृपद। कर्तृपद मतलब कर्ता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो आदेश को प्राप्त करके दोनों चल पड़े। कौन चल पड़े, दोनों। उसके लिए शब्द क्या दिया, आदेशम प्राप्य उभौ, तो हो जाएगा उभौ, दूसरा विकल्प ख नंबर। अगला प्रश्न, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्। अत्र विशेषण पदम किम। यह जो वाक्य है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत्, यह विशेषण पद क्या है। विशेषण पद, पिता पुत्र को बचपन में महत्वपूर्ण विद्याधन प्रदान करते हैं। कैसा विद्याधन, महत्वपूर्ण, यहां शब्द हो जाएगा महत्। तो महत् दूसरा विकल्प है ख नंबर, महत् सही होगा। उसके बाद तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के नजदीक में या निकट में है। अत्र निकटे इत्यर्थे किम पदम दत्तम। आप समझ ही गए कि निकटे, नजदीक अर्थ के लिए यहां कौन सा पद दिया गया, तो निकषा। तो ये व्याकरण खंड समाप्त हुआ। अब अपठित अवबोधन आ गया। अपठित अवबोधन में देखिए गद्यांश दिया हुआ है। सूर्यवंशे सर्वप्रथमम मनुर नाम नृप अभवत। सूर्यवंश में सबसे पहले मनु नाम के एक राजा हुए। तस्य कुले एव दिलीपः इति ख्यातनामा राजा समुत्पन्न। उन्हीं के कुल में दिलीप नाम के विख्यात राजा उत्पन्न हुए। राजा दिलीप सर्वेशाम विषयानाम ज्ञाता आसीत। राजा दिलीप सभी विषयों के ज्ञाता थे। तथापि सह सर्वदा अभिमान रहित, फिर भी वह हमेशा घमंड से रहित, पराक्रमी, परिश्रमी, क्षमाशील आसीत। वो अभिमान से रहित, पराक्रमी, परिश्रमी और क्षमाशील थे। दिलीप न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजापालनम करोति स्म। दिलीप न्यायपूर्वक पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। सह प्रजायाः रक्षणे सर्वदा उद्यतः भवति स्म। वह प्रजा की रक्षा में हमेशा उद्यत रहते थे या होते थे। अतः सह एव प्रजायाः पिता आसीत। इसलिए वे ही प्रजा के पिता थे। राजा दिलीपः यदा चिरम संततिम न अलभत तदा तम गुरु वसिष्ठः संततिम प्राप्तुम कामधेनोः पुत्र्याः नंदन्याः सेवार्थम आदिशत। राजा दिलीप को जब बहुत दिनों तक संतान नहीं प्राप्त हुआ, तब गुरु वशिष्ठ उनको संतान प्राप्ति हेतु कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिए। दिलीपः स्वभार्यया सह 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत। दिलीप अपनी पत्नी के साथ
21 दिन तक गाय की सेवा किए। द्वाविंशति तमे दिने 22वें दिन एक सिंह नंदिनीम आक्राम्यत। 22वें दिन एक सिंह नंदिनी पर आक्रमण किया। दिलीपः गोरक्षाये स्वशरीरम समर्पयितुम उद्यतः अभवत। दिलीप गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। प्रसन्ना नंदिनी तस्मे संतते वरम अयच्छत। प्रसन्न होकर नंदिनी नामक गाय ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। तो ये था गद्यांश। आपने गद्यांश को समझ लिया। अब देखिए प्रश्न, एक पदेन उत्तरत। इसमें भी आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर करना है। दिलीपः कया सह गो सेवाम अकरोत। दिलीप किसके साथ गाय की सेवा किए? इसमें लिखिएगा भार्यया अर्थात पत्नी के साथ। उसके बाद दिलीपः किमर्थम स्व शरीरम समर्पयितुम उद्यतः अभवत। दिलीप किस लिए अपना शरीर समर्पित करने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए? तो गो रक्षाए, गाय की रक्षा के लिए। सूर्यवंशे सर्वप्रथमम कह नृपः अभवत। सूर्यवंश में सबसे पहले कौन राजा हुए? इसका उत्तर लिखिएगा मनु। उसके बाद का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत। गुरु वशिष्ठ ने किस लिए नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया? तो पुत्र की प्राप्ति करने हेतु वो पुत्र की लालसा रखते थे, संतान की लालसा रखते थे, इसलिए आदेश दिया। गद्यांश में आपको मिल जाएगा, आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है दिलीपः कथम प्रजा पालनम करोति स्म। दिलीप कैसे प्रजा का पालन करते थे? तो पुत्रवत ये प्रजा का पालन करते थे। यह भी गद्यांश में दिया हुआ है, अब पूरे सेंटेंस में लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है दिलीपः कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत। दिलीप ने कितने दिन तक गाय की सेवा किया? तो इन्होंने 21 दिन तक किया था। 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत। और उसके बाद का जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इस अनुच्छेद के लिए आपको सही शीर्षक लिखना है। आप इसमें लिख सकते हैं राजा दिलीपः या दिलीपस्य गो सेवा, या इसके अलावे भी आपको कोई अधिक सटीक शीर्षक लगता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए फिर अलग से निर्देश है, कुछ प्रश्न है, लेकिन यहाँ निर्देश है कि सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। आक्राम्यत इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। कि आक्रमण किया, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? तो कर्तृपद आपको इसमें लिखना है, यहाँ हो जाएगा सिंहः, तीसरा विकल्प। दूसरा प्रश्न है क्षमाशीलः इति पदस्य विशेष्यम गद्यांशात् चित्वा लिखत। क्षमाशीलः इस पद के लिए विशेष्य पद गद्यांश से आपको चुनकर लिखना है, हो जाएगा दिलीपः, दूसरा विकल्प ख नंबर। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न है वंशे इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः। वंशे इस पद के लिए कौन सा पर्याय पद यहां आया है? तो वंशे के लिए आया है कुले। कुल और वंश एक ही चीज है। कुल कहिए, वंश कहिए या खानदान कहिए, वो भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा कुले, पहला विकल्प क नंबर। चौथा प्रश्न अनुच्छेदे अलसः पदस्य कः विपर्ययः। अलसः, अलसः मतलब आलसी, उसका विपर्यय अर्थात उसका विलोम पद क्या होगा? तो उसका विलोम पद हो जाएगा परिश्रमी। आलसी का होता है परिश्रमी, दूसरा विकल्प हो जाएगा ख नंबर। 12वां प्रश्न है पत्र लेखन पर। देखिए लिखा है भवान अभिनवः, मतलब आप अभिनव हैं। भवान पितुः स्थानांतरण वशात असम प्रदेशम आगतः। आप अपने पिता के स्थानांतरण के कारण, ट्रांसफर के कारण असम राज्य आ गए हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्याम प्रति लिखिते पत्रे, आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे हैं और पत्र यहाँ लिखा हुआ है और मंजूषा में दिए गए शब्दों से आपको पत्र को
पूरा करना है। तो देखिए इसमें मंजूषा में यहाँ नीचे दिया है, पहले हम मंजूषा के शब्दों का अर्थ बता दें। सविनयम आप समझ रहे हैं, पठामी पढ़ता हूँ, प्रधानाचार्य समझ रहे हैं, परिवारेन परिवार के साथ, करिष्यति करेंगे, फिर है प्रदाय प्रदान कर, स्थानांतरम जिसको कहते हैं ट्रांसफर, पठिष्यामि पढ़ूंगा, महति मतलब बहुत अधिक, और आज्ञाकारी। तो ये शब्द है। अब आपको पत्र को पूरा करना है। तो सबसे पहले है सेवायाम माननीया, हो जाएगा प्रधानाचार्य। उसके बाद है डीएवी विद्यालय नवदेहली, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, ये लिखा ही है। महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवत्याः विद्यालये नवम कक्षायाम पठामि, 3 नंबर में हो जाएगा पठामि। उसके बाद मम पितुः 4 नंबर में कर दीजिएगा स्थानांतरम, असम प्रदेशस्य गुवाहाटी नगरे संजातम, मेरे पिताजी का स्थानांतरण असम प्रदेश के गुवाहाटी नगर में हो गया है। मम संपूर्ण परिवारः तत्रैव गत्वा निवासम करिष्यति, मेरा पूरा परिवार वहीं जाकर निवास करेगा, वहीं रहेगा। अहम अपि यहाँ हो जाएगा परिवारेन 6 नंबर में, परिवारेन सह गत्वा, मैं भी परिवार के साथ जाकर, तत्रैव वहीं 7 नंबर में हो जाएगा पठिष्यामि, मैं भी परिवार के साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा। अतः अहम प्रार्थये, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यत कृपया मह्यम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम या स्थानांतरण पत्रम जो भी है प्रदाय, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान कर, प्रदाय मतलब प्रदान कर, अनुग्रह नातु, मेरे ऊपर अनुग्रह करें, मेरे ऊपर कृपा करें। भवत्याः महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी, धन्यवाद। और अंत में हो जाएगा भवत्याः आज्ञाकारी शिष्य अभिनवः नवम कक्षास्थः अनुक्रमांकः 3, रोल नंबर 3, दिनांक आप जिस दिन परीक्षा देंगे उस दिन का दिनांक भर देंगे। तो ये था पत्र। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चित्र वर्णन। आप चित्र को पहले देखें ध्यान से। चित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि यह रक्षाबंधन का चित्र है। और फिर भी आपके मन में यदि कोई संदेह हो रहा है तो मंजूषा में दिए गए शब्दों को देखें, तब पक्का आपको विश्वास हो जाएगा कि यह रक्षाबंधन का ही चित्र है। अग्रजस्य, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को। अनुजस्य, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन। रक्षाबंधनम, देखिए शब्द मिल गया, रक्षाबंधनम। रक्षा सूत्रम, रक्षा सूत्रम कहते हैं राखी को। मणिबंधे, मणिबंधे कहते हैं कलाई, जहां राखी बांधते हैं। मिष्टान्नम, मिठाई। प्रसन्नो, प्रसन्न खुश। पर्वणः, पर्व। और बध्नाति मतलब बांधता है या बांधते हैं। तो चित्र वर्णन करना है, आप कर लेंगे या फिर चलिए मैं कुछ करा देता हूं। आप सबसे पहला वाक्य लिखें, इदम रक्षाबंधनस्य चित्रम अस्ति, क्योंकि पहला चित्र ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि आपने चित्र की पहचान कर ली है, आपने पहचान लिया है कि यह किस चीज का चित्र है। तो यह रक्षाबंधन का चित्र है। इदम रक्षाबंधनस्य चित्रम अस्ति। दूसरा वाक्य, अत्र एका भगिनी अनुजस्य मणिबंधे रक्षा सूत्रम बध्नाति। यहां एक बहन अपने छोटे भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं इस वाक्य को। अत्र एका भगिनी, एक बहन, अनुजस्य छोटे भाई के, मणिबंधे कलाई पर, रक्षा सूत्रम राखी, बध्नाति बांधती है। तीसरा वाक्य, सा अग्रजस्य मणिबंधे अपि रक्षा सूत्रम बध्नाति, क्योंकि देखिए मंजूषा में अग्रज भी शब्द दिया और अनुज भी दिया।
तो अग्रजस्य का भी प्रयोग कर दें। सा अग्रजस्य मणिबंधे अपि रक्षा सूत्रम बधनाती, वह बड़े भाई की कलाई पर भी राखी बांधती है। उसके बाद अस्मिन् दिने भगिनी स्वभ्रातरम मिष्टान्नानि खादयति, इस दिन बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है। और अंतिम वाक्य, क्योंकि निर्देश दिया गया है आपको 5 ही वाक्य लिखना है, तो 5वां वाक्य समीपे माता पिता च स्तः, नजदीक में या पास में माता पिता भी हैं। या यदि यह वाक्य आपको पसंद नहीं आया तो इसको छोड़ दीजिए, आप लिख दीजिए अस्मिन् अवसरे सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, इस अवसर पर सभी प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र वर्णन कर सकते हैं। चित्र वर्णन के 8वां में अनुच्छेद दिया है और इसमें दीपावली पर लिखना है। दीपावली पर अनुच्छेद में अपने चैनल पर पहले ही पोस्ट कर चुका हूं, आप उस अनुच्छेद को देख लेंगे। कई सारे वाक्य वहां लिखे हुए हैं और उसमें से आप 5 छोटे छोटे वाक्य चुन लेंगे। उसके बाद 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न में भी निर्देश है कि आपको केवल 5 करना है। क्या करना है? अनुवाद करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए, पहला, उद्यान में फूल खिल रहे हैं, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, इसका उत्तर हो जाएगा उद्याने। उद्यान में सप्तमी विभक्ति लगाइए। फूल, एक ही फूल नहीं खिल रहा है, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, तो बहुवचन में दीजिए पुष्पाणि, और विकसन्ति बहुवचन में। दूसरा वाक्य, मेरे पास 5 फल हैं, मम समीपे या मम पार्श्वे पंच फलानि सन्ति, 5 फल हैं। फल नपुंसकलिंग में है, फलम फले फलानि, तो मम समीपे या मम पार्श्वे पंच फलानि सन्ति। तीसरा वाक्य, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति, या फिर आप देहली भी लिख सकते हैं, देहली भारतस्य राजधानी अस्ति। चौथा वाक्य, कल हम दोनों गोवा गए थे, यह वाक्य भूतकाल में है, तो इसलिए यहां आपको लिखना चाहिए यह मतलब हो गया बीता हुआ कल। हम दोनों आवाम गोवा नगरम औगच्छाव, भूतकाल में औगच्छाव, या औगच्छाव के स्थान पर आप गतवंतो भी कर सकते हैं। 5वां वाक्य, कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ, कृपया त्वम मह्यम जलम आनय, कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ। त्वम मह्यम चतुर्थी विभक्ति, अस्मत् शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति, मह्यम जलम आनय। छठा प्रश्न, शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, शनिवासरे सप्तमी विभक्ति लगाइए, शनिवासरे अहम उत्सवम गमिष्यामि, यह भविष्यत काल का वाक्य है, फ्यूचर टेंस। शनिवासरे अहम उत्सवम गमिष्यामि। 7वां वाक्य, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अधुना त्वम पठेः, या अधुना त्वया पठनीयम, या पठितव्यम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद पठित अवबोधनम है। पठित अवबोधनम में तो आपके किताब से ही है, आपके पाठ्य पुस्तक से ही है, आप इसको पढ़े हुए हैं। इसमें भी आपको एक पदेन में है, पढ़ लेंगे आप, बहुत आसान है। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, आप कर लेंगे। इसमें भी है प्रश्न द्वयम, दोनों में 2 प्रश्न लिखना है। यह भी पठित अवबोधनम से है, आपके पाठ से ही है। वैसे इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। और फिर ये नाट्यांश पर आधारित है। आपके पाठ से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश पर आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों को
मैं इनका उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह आपके पाठ पर आधारित है। आप पहले से इसको पढ़े हुए हैं, आप जान रहे हैं और आप इसका प्रश्न शायद खुद कर लेंगे। 18वां प्रश्न कह रहा है अन्वय करना है। श्लोक दिया हुआ है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भूंगते अपक्वम विमूढ़धि। नीचे यहां दिया हुआ है, यहां हो जाएगा धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धि पक्वम फलम। 3 नंबर में हो जाएगा परित्यज्य अपक्वम फलम भूंगते। यहां देखिए दिया भी है मंजूषा में, तो चलिए और अच्छी बात है। उसके बाद देखिए इसके 8वां में भावार्थ दे दिया। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, बहुत आसान श्लोक दे दिया। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदो पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काला होता है। फिर कौवा और कोयल में अंतर क्या है? तो वसंत ऋतु के आने पर पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। तो भावार्थ आपको लिखना है और यह जो भावार्थ है यह 8वां में है। इसके आप या तो वो बनाएं या ये बनाएं। चलिए मैं इसे भी बता देता हूं। अस्य भावो अस्ति यत काकस्य वर्णः कृष्णः वर्तते, कौवा का रंग काला होता है। पिकस्य वर्णः अपि कृष्णः एव अस्ति, अतः पिके काके च कः भेदः, कि कोयल और कौवा में क्या अंतर है। अर्थात वर्ण दृष्टिया तयोः कश्चित भेदो न दृश्यते, इसलिए रंग की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। परंतु यदा वसंतस्य समयः आगच्छति, लेकिन जब वसंत का समय आता है तदा तयोः स्वरेः ज्ञायते, तब दोनों की आवाज से पता चलता है यत कः काकः अस्ति कश्च पिको वर्तते। मंजूषा में भी शब्द दिया हुआ है, बहुत आसान था, आप इसको कर लेंगे। 19वां एवं अंतिम प्रश्न, इसको क्या करना है? घटना क्रमानुसार आपको लिखना है। आप इसको घटना क्रमानुसार कहें या कथा क्रमानुसार। आपके पाठ के ही एक कहानी से यहां वाक्य दिया है, इस वाक्य को आगे पीछे करके दे दिया है। आपको इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब आपके पाठ में जो घटना पहले घटी है उस सीक्वेंस में आपको रीअरेंज करना है। इसमें सबसे पहले हो जाएगा एकः कृषकः आसीत्, दूसरा में हो जाएगा तस्य समीपे, यह जो वाक्य है 5वां नंबर वाक्य, यह हो जाएगा 2 नंबर में। 3 नंबर में हो जाएगा तयोः बलिवर्दयोः, सबसे अंत वाला 8वां हो जाएगा 3 नंबर में। 4 नंबर में हो जाएगा कृषकः तम दूर्बलम, जो 4 नंबर में है वही 4 नंबर में रह जाएगा। 5 नंबर में हो जाएगा सह वृषभः, 7 नंबर वाला, यह हो जाएगा 5 में। 6 नंबर में होगा क्रुद्धः कृषकः, वो 6 में है ही, उसमें आपको नहीं कुछ परिवर्तन करना है। 7 में हो जाएगा पुत्रस्य दैन्यावस्थाम, दूसरा नंबर वाला जो है वो हो जाएगा 7 में। और 8 में हो जाएगा सुरभेः इमाम अवस्थाम, 3 नंबर वाला हो जाएगा 8 नंबर में। तो इस प्रकार से आप इसे फिर से रीअरेंज कर लेंगे। प्यारे छात्रों, मैं देखिए आपकी सुविधा के लिए इसके उत्तर को भी दे रखा हूं। आप चाहें तो इन प्रश्नों का अभ्यास आप करें, स्वयं करें, और यहाँ जो उत्तर दिए गए हैं उन दिए गए उत्तरों से आप मिलान करें कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी अच्छी हुई है या फिर क्या कमी रह गई है, और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए आप पुनः अपनी तैयारी को बरकरार रखें
ताकि आप निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा दे सकें और आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर, ध्यान रहे बच्चों, आगे मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगा। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को वैसे तो आप अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लेकिन यदि किसी कारण से सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना।